ये तीनों के लिए है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम तीनों के लिए डिसअलाउ है ना? हाँ, तीनों के लिए है। और ये और परचेज। FTTH है जो है ओनली, वो सिर्फ अपने को ये इसके लिए ही है, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए ही है बस। राइट, ठीक है। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ। दिख रही है ना? ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और 5 o'clock को एग्जैक्टली जो हमारा मीटिंग है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, अभी अगर हम जब जुड़े हुए हैं तो क्यों ना टाइम का सदुपयोग किया जाए, और हम GST के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। और फिर जैसे सब जन जुड़ जाएंगे तो हम इनकम टैक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय निकाल कर जो आज अपना 43PH और MSME जो अपना इशू है इनकम टैक्स में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, हम GST के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप सभी ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सबसे पहले तो। और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहाँ पे हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सब कुछ फाइनल है, क्योंकि क्यूरीज है और जो बिजनेस इंडस्ट्री की डिमांड्स है वो भी हम फीडबैक लेंगे, और हो सके तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश यहाँ पे पूरी करेंगे। मैं GST के बारे में यहाँ पे थोड़ा क्विकली आ जाना चाहता हूँ। आप सबको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? हाँ जी। दिख रही है ना? हाँ, ठीक है, चलो। GST में एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि ई कॉम करके एक कर्नाटका में केस हुआ था वैट में 1 साल पहले, जिसका सुप्रीम कोर्ट में बहुत जबरदस्त हियरिंग हुआ, जिसमें ये इशू था कि क्या जो मैंने परचेस किया है, मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए जिस बेस पे मैं ITC इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर सकता हूँ। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर सकता हूँ। उसकी केस की थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। उस केस में डिपार्टमेंट ने क्या किया था, जहां से बायर ने परचेस किया था उसका नंबर कैंसिल कर दिया था। तो डिपार्टमेंट ने जाके चेक किया, ना तो उसने कोई वैट रिटर्न भरा था, ना वहां पे वो काम करता है। मतलब डिपार्टमेंट ने सप्लायर के अगेंस्ट में पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन निकाली थी कि वो कामकाज कुछ नहीं करता है, पूरी इंफॉर्मेशन थी। इस बेस पे उन्होंने हाईकोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ओनली जो ई कॉम है, उसने ई कॉम ने क्या किया, डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा टैक्स इनवॉइस। सपोज ईवे बिल लगता है कर्नाटका में, तो ईवे बिल दिया, बैंक से पेमेंट किया हुआ था, इसने ये सब कुछ शो किया कि भाई मैंने मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, मैंने बैंक से पेमेंट किया हुआ है, और मेरे पास ईवे बिल भी है, तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सब कुछ है, मैं ITC क्लेम कर सकता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या क्या चीजें चाहिए एक रिसिपिएंट के पास ये प्रूव कराने के लिए कि उसको माल मिल चुका है, क्योंकि बेसिकली मुद्दा ये माल के बारे में है, सर्विसेज के बारे में कम है। तो माल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। ये क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि आजकल नोटिसेस ऐसी आ रही हैं जहां पे डिपार्टमेंट ने सप्लायर को कुछ कारण से नंबर कैंसिल कर दिया, इवन दो हमारे पास एक्चुअल में माल आया है, हम सही हैं, लेकिन फिर भी हमको डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर रहा है हमारा ITC। तो उसके लिए हमें केस किस तरह से बिल्डअप करना चाहिए, ये ई कॉम के केस से हमको सीखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब डिपार्टमेंट भी नोटिस भेज रही है तो इसी केस लॉ को लिख के भेज रही है कि हम आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं, इस केस लॉ के बेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की केस लॉ के ऊपर। तो क्या क्या चाहिए, देखिए, हमारे पास सबसे पहला हमारे पास चाहिए कि जिससे हमने माल खरीदी किया है उसका नाम और एड्रेस बिल पे पूरा मेंशन होना जरूरी है। 2 मिनट दीजिए, मैं मेरा फोन भी साइलेंट कर देता हूं। ओके, और कौन से व्हीकल से वो माल डिलीवर हुआ, अब ये कैसे पता चलेगा? ईवे बिल में व्हीकल नंबर लिखा रहता है, उससे अपने को पता रहता है। LR में भी लिखा रहता है कि कौन से व्हीकल से डिलीवर हुआ, वो अपने को पता रहता है। लेकिन कई जगह ईवे बिल रहता नहीं है। सपोज अगर 1 लाख के नीचे आपका सेल है लोकल में, तो ईवे बिल रहेगा नहीं। तो आपको नोट करके रखना होगा कि कौन से व्हीकल के थ्रू ये माल मेरे को मिला है, ठीक है ना? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपने जो लॉरी वाले को भाड़ा दिया है उसका लॉरी रिसीप्ट आपके पास है क्या, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने उसको माल भाड़ा दिया, उसका आपके पास डिटेल है क्या, वाउचर पे उसकी सिग्नेचर है क्या, डिटेल्स है क्या आपके पास, किस तरह से पेमेंट किया। इसलिए होता कोशिश लॉरी वाले को भी जीपे से या बैंक के थ्रू पेमेंट करो, जिससे अपना रिकॉर्ड अपने
अपने रिकॉर्ड में रहेगी मैंने इसको पेमेंट किया है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम फॉलो नहीं करते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। सपोज मेरे घर पे यहाँ पे ऑफिस में एयर कंडीशनर आया, ठीक है, एसी व्यक्ति गया, अब वो बंदा क्या बोलेगा, सर ये मेरा डिलीवरी चालान है, इस पे आप साइन कर दो कि आपको ये माल मिल गया है। इन शॉर्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक एक्नॉलेजमेंट देना है जो भी डिलीवर्ड कर रहा है कि सर मेरे को आपके थ्रू ये माल मिल गया है। पहले तो सेलर अपने पास रखता था, पर हमको अपने पास रखना है। तो बायर, हमको एक फॉर्मेट बनाना होगा, मैं फॉर्मेट बना के आपको दूंगा, सिंपल ही रहेगा, जहां पे हम ये कहेंगे कि हमको आपके थ्रू, इस ड्राइवर के थ्रू ये माल हमको मिल चुका है, ताकि उसका सिग्नेचर हमारे पास रहेगा। अब चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट, टैक्स इनवॉइस सबके पास रहता है, पेमेंट डिटेल्स एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू वो भी मिलता है। सातवां पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स बाय प्रोड्यूसिंग द कोजेंट मटेरियल। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन कर दिया, आप प्रूव कराओ, इन डिटेल्स है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रूव कराओ कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है क्या नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि माल आ गया है कोई बाईपास के थ्रू, जहां पे सपोज टोल नाका है और उसी का ई-वे बिल अपने पास व्हीकल का है, तो 3-4 टोल नाका क्रॉस हो गया है, तो कोई तो 2-3 टोल नाका में उसने फास्टैग के थ्रू, उसने फास्टैग के थ्रू पेमेंट किया होगा, तो उसका फास्टैग से अपने को पता चलेगा कि वो वहां पे मूवमेंट व्हीकल हुआ है क्या नहीं हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको केस लग गया तो फास्टैग का मूवमेंट का आपको रिकॉर्ड भी निकालना होगा उसका। एक इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री में काफी बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और बड़े बड़े क्लाइंट्स भी कर रहे हैं अभी, कि व्हीकल जब आपके पास माल आ जाता है तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने इस तरह से सॉफ्टवेयर में या फोल्डर में आपके कंप्यूटर में सेव कर सकते हो कि व्हीकल का माल सकट फोटो खींच लिया, जहां पे ड्राइवर भी बाहर खड़ा है, माल की भी फोटो आ गई है, व्हीकल नंबर भी फोटो में दिख रहा है, और वो फोटोग्राफ आपका आपके कंप्यूटर के या सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके फोल्डर में सेव रहेगा कि ये इनवॉइस का माल मेरे को यहाँ प्रूफ मिला था, इसका प्रूफ है। ये सब चीजें आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरा बताना है। तो इसके लिए कोई पर्याय नहीं है, आपको ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि आप जो एविडेंस दे रहे हो वो सही में सही है या नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा है जीएसटी का। आईटीसी क्लेम करने के लिए आने वाले दिनों में इस तरह के नोटिस भरपूर आ रहे हैं और आने वाले भी हैं, तो इसमें आप अलर्ट रहिए। यही मेरा एक 5-6 मिनट में कहने का संदेश है। तो 5 अपने बढ़ चुके हैं, 1 मिनट ही बाकी है, हम हमारे फिर से हमारे मुद्दे पर आ जाते हैं जो कि आज का मुद्दा है। और इसके बाद में लास्ट में अगर आपको कोई इस पे भी क्वेश्चन रहेगा तो हम चर्चा करेंगे। थोड़े से और भी 2-3 जीएसटी के पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और फीडबैक भी लेंगे आप, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। 5 बज रहे हैं, जो भी टाइम पे आए हैं तो समय की वैल्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो समय पे लॉग इन हुए हैं उनका समय का इंपॉर्टेंस ध्यान रखते हुए हम 5 आप लोग को स्टार्ट करेंगे। तो 5 बज चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 43BH जो सेक्शन है, ठीक है, अब ये सेक्शन जो है लास्ट ईयर बजट में आया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से लागू हो गया है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि 22-23 में जो आपने खर्चे किए थे, जो अभी आउटस्टैंडिंग है अभी भी मार्च 24 में, उसके लिए ये नियम लागू नहीं है। जो भी एक्सपेंडिचर 23-24 में आपने खर्चा किया है या आने वाले साल में जो करने वाले हो, उसके लिए ये सेक्शन लागू है। सेकेंड चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, डिपार्टमेंट ने इस सेक्शन के लिए कोई भी स्पेसिफिक सर्कुलर इशू नहीं किया है। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी स्पेसिफिक सर्कुलर इशू नहीं किया है। तो जो भी चीजें आपको हम बता रहे हैं ये हमारा रीडिंग है जीएसटी इनकम टैक्स एक्ट को वर्सेस एमएसएमई एक्ट को वर्सेस जीएसटी एक्ट को भी। तो ये सब हमारी ओपिनियन है, कोई फिक्स नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो परफेक्टली सही है, लेकिन जो भी मैं कह रहा हूँ काफी सोच समझ के, हमारे यहाँ पे चिलगंज में भी मीटिंग हुई है सब सीए की, उनमें जो हमको मिलके जो हमने मंथन किया, जो हमको पॉइंट निकले हैं उसके बारे में ये मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान रखिए 43BH में हर चीज में 2 चीजें रहेंगी।
एक तो रहेगा एग्रेसिव अप्रोच, एक रहेगा कंजर्वेटिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच वो रहेगा जो क्लाइंट कहेगा सर मैं तो उसको एमएसएमई मानने वाला नहीं हूँ, या मैं तो उसको पेमेंट देने वाला नहीं हूँ, जो होगा जो मेरे हिसाब से इसमें बैठता नहीं है उसको देने की कोई गरज नहीं है। तो ये हो गया एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है ना। हम बताएंगे कहाँ कहाँ आप एग्रेसिव में रह सकते हैं। एक हो गया कंजर्वेटिव अप्रोच की मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है, मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि डिसअलाउंस अगर हो गया कोई भी कारण से फॉर एग्जाम्पल आपने 10 करोड़ का माल खरीदी किया और उसका आपने मार्च में पेमेंट नहीं किया, और आप कहते हो कि वो एमएसएमई में बैठता ही नहीं है, मैंने उसे डिक्लेरेशन ले लिया है जो भी किया है, कल को डिपार्टमेंट ने ये प्रूव करा दिया कि वो एमएसएमई में था, तो 10 लाख का 30% का इनकम टैक्स का रिस्क कौन लेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए इस बैकड्रॉप के थ्रू मैं ये सेक्शन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। नो, सेक्शन क्या कहता है एक बार का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सब क्लाइंट्स है, मुझे पता है इतना एक्ट का डिटेल लिखना जरूरी नहीं है, मुद्दा क्या है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 43PH नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज है, मतलब कि सबको ओवरराइड कर रहा है, सब कुछ ओवरराइड कर रहा है। ये क्या कहता है कि एनी सम पेबल टू द बाय असेसी टू ए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज, मतलब क्या होना चाहिए कि जिसका भी हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जिसकी भी हम खर्चे की चर्चा कर रहे हैं, सामने वाला एक इंटरप्राइज होना चाहिए, मतलब एक व्यापारी होना चाहिए, और वो उसका व्यापार होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, सामने वाला व्यापारी होना चाहिए और वो उस चीज में व्यापार करना चाहिए। उस व्यापार में वो माइक्रो है कि स्मॉल है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन व्यापार करना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये कह रहे हैं कि सेक्शन 15 जो एमएसएमई में लिखा हुआ है उसके पहले उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर आपने उसका पेमेंट नहीं दिया तो जिस साल में आप पेमेंट दोगे उस साल में हम आपको छूट देंगे। आपको मैं रिपीट करता हूं, इस सेक्शन का दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, आपने जो माइक्रो और स्मॉल से जो भी गुड्स या सर्विसेज का सेवा आप लेंगे, माल खरीदी करेंगे, उसका पेमेंट आपको सेक्शन 15 के अंडर में या 15 दिन या 45 दिन, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको पेमेंट करना होगा। आपने नहीं किया तो आपको जिस साल में आपने पेमेंट किया, सपोज उदाहरण के तौर पे 45 डेज में पेमेंट नहीं किया, 46 डे में पेमेंट किया, अब अगर वो 46 डे मेरा नेक्स्ट ईयर में पड़ता है तो मुझे नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलेगा, इस साल में डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिससे मुझे इस साल में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, पूरा सेशन हम करेंगे, और उसके बीच में किसी को क्यूरी रही तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे, लेकिन हम आंसर उसका लास्ट में ही देंगे, ताकि क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको सेशन में मिल जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने कहा इस सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज, ये इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। माइक्रो क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, ये एमएसएमई के सेक्शन के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, उसका हम शॉर्ट में चर्चा यहाँ पे करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट, कौन सा टाइम लिमिट, सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट क्या कहता है वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। और क्या बोलता है, इन विच सम इज एक्चुअली पेड, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपने पेमेंट नहीं दिया, तो जिस साल में पेमेंट दोगे उस साल में आपको छूट मिलेगी। इसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ में चर्चा करेंगे ताकि आपके सर की क्यूरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब देखो मैंने जैसे कहा इस सेक्शन में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आप अगर दो चीजें अगर बुक में लिख लो ना, अगर नोटबुक में उसको अप्लाई करके इसको आप सोचो तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। पहला पॉइंट है, पेमेंट शुड बी मेड विद इन 15 डेज और 45 डेज, ये 15-45 क्या है ये अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। 15 दिन या 45 दिन, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में आपको छूट मिलेगी। ये दो लाइन आप अपनी नोटबुक में लिख लो, ऐसा मेरा आपको सबको रिक्वेस्ट है, इसी दो लाइन में सब कुछ आंसर समाये हुए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नौ 15 दिन क्या होता है और 45 दिन क्या होता है ये हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सपोज करके कि मेरा मैं जिससे माल खरीदी कर रहा हूं उससे मेरा कोई भी डेट का एग्रीमेंट नहीं है कि भाई मैं कब पेमेंट करूंगा उसका, ठीक है ना, मैं कभी भी पेमेंट कर सकता हूं, ऐसा मेरा उसको कोई है नहीं। तो यहाँ पे प्रावधान कहता है कि 15 डेज है, मतलब अगर आपने इनवॉइस में भी लिखा नहीं, एग्रीमेंट भी किया नहीं, कुछ भी कि कितने दिन में पेमेंट देना है, तो 15 डेज का धारा आप पे लागू हो गया, 15 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, आप अभी से आपके इनवॉइस पे आप ये लिखना शुरू करिए
कि इसका ड्यू डेट कब आएगा पेमेंट का, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60, जो भी आपका है बिजनेस नेचर वहां पे आप लिखिए। ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान में रखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है, फ्रॉम द डेट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड टू यू, जब आपको वो माल मिल गया, जब आपको वो सेवा मिल गई। ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको इनवॉइस दे काम करने का, इनवॉइस मैंने काम तो किया ही नहीं है, काम तो मैं 3 महीने बाद करने वाला हूं। तो जब आपको वो सेवा मिलेगी, जब आपको वो गुड्स मिलेंगे, उस दिन से ये 15 और 45 डेज कैलकुलेट करना है। दिमाग आपके सब में क्लियर हो गया? डेट ऑफ इनवॉइस मैटर नहीं करता है, डेट ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स इज रिसीव्ड और सेवा इज सर्विसेज इज रिसीव्ड टू अस। ठीक है, तो ये उस दिन से हमको काउंट करना है। सेकंड चीज, सपोज अगर आपके बिल में लिखा हुआ है कि भाई मेरा इनको 30 डेज में पेमेंट करना है, तो आपका लागू हो गया 30 डेज। ठीक है, मेरे को इनको 40 डेज में पेमेंट करना है, तो 40 डेज एप्लीकेबल हो गया। अगर लिखा है कि मेरे को इनको 100 डेज में पेमेंट करना है, तो फिर आपको 45 डेज लागू हो गया। आपको समझ में आ गया? लास्ट कौन सा है? 45 डेज। आप भले लिखो 100 दिन, 200 दिन, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 45 से आप क्रॉस कर नहीं पाओगे, 45 डेज तक ही आप उसको पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपने किया तो जिस साल पेमेंट करोगे उस साल में आपको मिलेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, सपोज करके आपने लिख दिया कि 7 डेज में पेमेंट होना चाहिए, तो यहाँ 15 दिन भी काम नहीं आएगा, वो 7 डेज ही एप्लीकेबल होगा। मैं रिपीट करता हूं, आपने लिखा कि 7 दिन में पेमेंट होना चाहिए, तो 7 दिन में होना चाहिए। आपने लिखा सेकेंड डे पेमेंट होना चाहिए, तो सेकेंड डे में होना चाहिए, नहीं तो जिस साल पेमेंट करोगे उस साल छूट मिलेगी आपको। क्योंकि यहाँ पे कई सारे यान सेकेंड डे में सेल्स करते हैं यान को, तो वहां लिखते हैं हार्ड कैश सेकेंड डे पेमेंट। नहीं किया तो जिस साल पेमेंट करो, सपोज ऐसा हो सकता है 28 मार्च को माल बेचा, ठीक है ना, 2024 को, और लिखा सेकेंड डे पेमेंट करना है, मतलब 29 दिन पकड़ लो या 30 पकड़ लो, 30 को पेमेंट नहीं किया और 1 तारीख को किया तो भी डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि इनवॉइस पे लिखा है सेकेंड डे पेमेंट। तो आप अपना इनवॉइस बहुत सोच समझ के बनाइए, ये मेरा यहाँ पे अपने को सीख मिलती है। ठीक है, अब हम ये चर्चा करते हैं, माइक्रो स्मॉल में इतना हमको डिटेल जाना नहीं है, इतना समझ लीजिए कि अगर आपका टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ के नीचे है तो आप माइक्रो हो जाते हो, 50 करोड़ के नीचे है तो स्मॉल हो जाते हो। इन शॉर्ट, अगर किसी का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर जाता है तो हमें विचार ही नहीं करना है, वो तो मीडियम में चला गया, हमें उसको पेमेंट आप जैसे नॉर्मल करते हो वैसे आप कर सकते हो। इन शॉर्ट, अगर आपका सप्लायर बहुत बड़ा व्यापारी है जो 70 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का टर्नओवर करता है, तो आप उसको नॉर्मल तरीके से पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी 2 लिमिट है, एक तो टर्नओवर की लिमिट है, एक मशीनरी की भी लिमिट है। अगर आपकी मशीनरी 1 करोड़ के नीचे है तो आप माइक्रो हो, 10 करोड़ के नीचे है, 1 करोड़ से 10 करोड़, तो आप स्मॉल हो। ठीक है, नहीं तो आप फिर मीडियम में बैठ जाते हो। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन भी मार खा गया तो आप माइक्रो में नहीं बैठोगे, आप नेक्स्ट सीढ़ी में चले जाओगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, अब माइक्रो और स्मॉल, मीडियम, ये सब डेफिनेशन जो है ना सेक्शन 7(1) में दिया हुआ है, ये ध्यान में सिर्फ आप रखिए। हाँ, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी ए क्या कर रहा है, डीलर बी से माल परचेस कर रहा है, इसको थोड़ा समझ, क्वेश्चन जब है, ए जो है हमारा क्लाइंट है, ऐसा समझिए कि ए मेरा क्लाइंट है, ठीक है, बी से वो माल खरीदी कर रहा है, तो उसको क्या करना है, बी का जो बी से जो एग्रीमेंट हुआ है उसको देखना है कि मेरे तारीख, डेट ऑफ पेमेंट इसका कितना है, 15 दिन है, 30 दिन है, 100 दिन है, कितने दिन है। तो जैसे हमने पिछले स्क्रीन में चर्चा की, लेटेस्ट टेक एग्जांपल कि वो लिख रहा है कि 60 डेज में आपको पेमेंट करना है, तो 60 डेज एमएसएमई क्या करेगा, 45 डेज से आगे एक्सटेंड करता नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको माल रिसीव हुआ, आपको इनवॉइस पे लिखना है कि मेरे को ये माल फलाने तारीख को रिसीव हुआ है और पेमेंट मेरे को इसका 45 डेज में करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। नहीं तो अगर मैंने 45 दिन में नहीं किया तो मुझे उसकी छूट मिलेगी नहीं। लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि सपोज अगर 18 फरवरी को मैंने माल परचेस किया, 18 फरवरी 2024 को मैंने माल परचेस किया, ठीक है, और 18 फरवरी को मेरे को माल भी रिसीव हो गया और उसमें ड्यू डेट लिखा है 60 डेज। आप सब एग्जांपल लिखिए, हम आगे और डेट के भी एग्जांपल देंगे।
18 फरवरी 2024 को आपको माल रिसीव हो गया है, इनवॉइस भी उसी डेट को रिसीव हो गया है। तो 18 प्लस 45 दिन मतलब 63 माइनस 28 माइनस 31 मतलब 4 अप्रैल 2024 तक आप उसको पेमेंट कर सकते हो। आपने अगर 4/24 के पहले कर दिया, सब तो 2 अप्रैल को कर दिया, तो भी आपको 23/24 में उसकी छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने वो पेमेंट 5 अप्रैल को किया, 5 अप्रैल को 6 अप्रैल को किया, तो आपको वो छूट 24/25 को मिलेगी, 23/24 को नहीं मिलेगी। ठीक है ना? आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में यस करके लिख सकते हो, और किसी को समझ में नहीं आ रहा नो करके भी लिखो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि कितना मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ये एमएसएमई एक्ट का प्रावधान है। अब देखिए मेरा क्या कहना है कि इस प्रावधान को अगर एक्चुअल में सही तरीके से इंडिया में लागू हो जाएगा ना, तो जो हमारा सर्कुलेशन 100 दिन 150 दिन मतलब साल में हमारा टर्नओवर से सपोज 3 बार घूम रहा है, 4 बार घूम रहा है ना, जो एवरेज टर्नओवर है मेरा, टर्नओवर मेरा 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है साल भर का, वो मेरा कम से कम 10 बार होना शुरू हो जाएगा अगर ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुआ तो ये बिजनेस के लिए मतलब इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसके कारण। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये सोचेंगे कि मैं छोटे व्यापारी से माल खरीदी नहीं करूं, मैं बड़े व्यापारी से माल खरीदी करूं जिसको ये प्रावधान ही लागू नहीं, क्योंकि वो 50 करोड़ के ऊपर है तो मैं कभी भी उसको पेमेंट दे सकता हूं। लेकिन बड़े व्यापारी के साथ व्यापार करने के लिए उसके बड़े कंडीशन रहते हैं, उसके रेट भी ज्यादा रहते हैं। छोटा खुर्दा व्यापारी का रेट कम रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहता है। तो दोनों के प्लस और माइनस पॉइंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चैलेंज ये है कि फर्स्ट ईयर में हम इसको किस तरह से फेस करें, ये बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना कड़क प्रावधान तो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो डिफर हो जाए 1 साल के लिए तो भी अच्छा है। लेकिन अभी तक तो कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन नहीं आया डिफर के लिए, तो पूरी की पूरी तरह से एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको कहता हूँ, रूमर्स यहाँ पे इस तरह के स्क्रीनशॉट दिए जा रहे हैं मार्केट में कि ये प्रावधान 1/4/24 से एप्लीकेबल है, इसलिए 1 साल इसको आगे ढकल दिया गया है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो जो स्क्रीनशॉट है वो इनकम टैक्स का एक्ट का है कि ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 से एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये प्रावधान एप्लीकेबल है। तो इनकम टैक्स का असेसमेंट ईयर 1 साल आगे रहता है, तो फाइनेंशियल ईयर वो 23-24 हो गया है, तो एप्लीकेबल 23-24 से ही है। इसमें कोई भी दो तरह की राय नहीं है, दिमाग में कुछ भी तरह का कंफ्यूजन मत रखो। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, हमारी जो सेल्स इनवॉइस है, अगर हमारे पास उद्योग आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो उद्योग आधार नंबर निकालो। ठीक है, इवन दो आप एक ट्रेडर भी हो तो भी कोड नंबर 45, 46, 47 ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया निकालने के लिए, नंबर तो आप निकाल के रखिए, इनवॉइस पे प्रिंट भी कीजिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा। ठीक है ना, वो आगे की बात है कि हम देखेंगे कि हम बैठते हैं क्या नहीं बैठते उसके अंदर। यहाँ पे तो आपको उद्योग आधार नंबर लिखना है, और ये भी लिखिए कि आप माइक्रो हो के स्मॉल हो, ये भी आगे लिखिए, क्योंकि ओनली उद्योग आधार लिखने से कुछ काम नहीं होने वाला है। आप माइक्रो हो क्या स्मॉल हो वो भी आप वहां पे उसमें मेंशन कीजिए, ऐसा मेरा आपसे कहना है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हमको समझ में आएगा। और आप भी मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, पहला हम ये देखते हैं कि हमारा बेसिक कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो बोल रहा है कि आपको 45 दिन में पेमेंट करना है। ठीक है, मतलब 45 दिन या ज्यादा बोल रहा है वो एग्रीमेंट में या इनवॉइस में, तो हमारे लिए 45 दिन का ये प्रावधान एप्लीकेबल हो गया। तो आप अपने नोटबुक में लिख के लीजिए एग्जांपल। सबसे पहले इनवॉइस और सप्लाई का डेट है 12 मार्च 2023। ठीक है, 12 मार्च 2023 मतलब 22-23 का इनवॉइस है, मुझे लास्ट ईयर ही माल मिल गया था। मैंने पेमेंट किया 20 अप्रैल 2024 मतलब इस साल के बाद में पेमेंट किया, मैंने अप्रैल में किया। तो उसने मेरे को ड्यूरेशन दिया नंबर ऑफ डेज का 39, मतलब 45 दिन तो वहां है, लेकिन ड्यूरेशन कितना दिया उसने मेरे को 39 दिया।
तो वो मुझे यहाँ पे अलाउ होगा क्या 23-24 में? यहाँ पे मेरे को सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, तो वो वहां पे मेरे को 1 सेकेंड। ओके, तो 20 मार्च का वो मुझे यहाँ पे अलाउ होगा यहाँ पे मेरे को, क्योंकि मेरा वो खर्चा ही नहीं है। ओके, मेरा वो खर्चा है ही नहीं 22-23 का, तो 23-24 में मुझे कुछ अलाउ होने की कोई गरज ही नहीं है, लेकिन मेरे को वो 22-23 में ऑलरेडी अलाउ हो चुका है, तो 23-24 में अलाउ होने का कोई सवाल ही यहाँ पे खड़ा नहीं होता है, वो मुझे प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन ही 14/2000 23-24 से एप्लीकेबल है, 22-23 में एप्लीकेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल है कि हमने 30 अप्रैल मतलब साल के स्टार्ट में हमने खरीदी कर लिया, 23-24 के स्टार्ट में हमने माल खरीदी कर लिया, हमारे पास माल आ भी गया, और मैंने पेमेंट साल के एंड में एक दिन पहले कर दिया है, 30 मार्च को उसका मैंने पेमेंट कर दिया है। कितने दिन में पेमेंट किया मैंने उसका? 334 डेज के बाद में मैंने उसका पेमेंट किया। देखो 45 दिन अलाउड करते हैं, पर मैंने पेमेंट किया 334 दिन में, तो एग्रीमेंट एग्जिस्ट? हाँ एग्जिस्ट है, 45 डेज एग्जिस्ट है, अलाउ होगा खर्चा। कैसे अलाउ हुआ? देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था ना कि हमें दो चीज चेक करनी है। पहला पॉइंट कि क्या मैंने पेमेंट किया 45 दिन में? नहीं किया, है ना, नहीं किया मैंने। 30/4 का मुझे 45 दिन कब तक करना था मेरे को? 30, 31, 14 जून तक मुझे पेमेंट करना था, मैंने नहीं किया, तो अब क्या होगा? सेकेंड रो एप्लीकेबल होगा। जिस साल में पेमेंट किया उस साल में छूट मिलेगी। तो मैंने पेमेंट कब किया सर? चैट बॉक्स में बताइए, मैंने पेमेंट कब किया? कौन सी ईयर में किया मैंने पेमेंट? मैंने पेमेंट कब किया? मैंने सप्लायर को पेमेंट कब किया? कौन से साल में पेमेंट किया मैंने? अगर मैं 30 मार्च 24 को पेमेंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने 23-24 में ही उसको पेमेंट कर दिया है, तो 23-24 में मेरा खरीदी है और 23-24 में मेरा पेमेंट है, तो ये डिडक्शन मेरे को अलाउ होगा। क्यों? इसी साल में मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया है। आप सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में यस और नो लिखिए, बताइए मुझे किसको कोई दिक्कत आ रही है तो, है ना। सेम ईयर में मैंने उसको पेमेंट कर दिया है, तो वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। 23 जनवरी को 2024, मतलब अभी जो जनवरी चल रहा है, इसी महीने के जनवरी में मैंने माल खरीदी किया, ठीक है, और 31 मार्च को मैंने पेमेंट कर दिया, 31 मार्च को मैंने पेमेंट कर दिया, तो मैंने लेट किया है पेमेंट, तो 45 डेज से आगे। ठीक है, तो पहला प्रावधान क्या कहता है कि क्या आपने पेमेंट किया 45 डेज में? नहीं किया। ठीक है, तो आपने पेमेंट कौन से साल में किया? पेमेंट भी मैंने इसी साल में कर दिया, तो मुझे छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरे को छूट मिलेगी। सो इट इज अलाउड, विद इन द सेम ईयर आप करोगे तो आपको छूट मिल जाएगी, भले ही आपका वो डिले 60 दिन हो, 70 दिन हो, 334 दिन हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपको सबको समझ में आया? कोई क्यूरी है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीन की हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चलिए दूसरा चौथा एग्जांपल लेते हैं कि, हाँ सर बोलिए। ये इस बार फरवरी 29 की है, अपने को डेट थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। हाँ 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 29, यस यस, इस बार लीप ईयर है ना, 24 है इतना, तो ध्यान रखना होगा। करेक्ट करेक्ट। नाउ तो चौथा एग्जांपल है कि 23 जनवरी, सेम तीसरा क्वेश्चन जैसा चौथा भी मेरा क्वेश्चन सेम है। 23 को मैंने माल आ गया जनवरी को, और पेमेंट मैंने इस साल में किया ही नहीं, 2 तारीख को पेमेंट किया। मैं रिपीट करता हूं, 2 अप्रैल को पेमेंट किया। अब वो मेरा फिर से अपना वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आएंगे कि क्या मैंने पेमेंट किया 45 दिन में? नहीं किया। क्या कौन से साल में पेमेंट किया? 24-25 में पेमेंट किया मैंने, तो छूट कब मिलेगी मुझे भी? 23-24 में नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी 24-25 में। तो ये एक तरह का डिसअलाउंस परमानेंट नहीं है, लेकिन डिफर हो गया ना। अब इस साल मेरे को सपोज वो 10 लाख का माल था, उस 10 लाख के ऊपर अगर मैं 30% ब्रैकेट में आता हूं, तो सर जी आपको 3 लाख का टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन फीस, इंटरेस्ट सब कुछ पे करना पड़ेगा, और कोई नहीं बचा सकता आपको। इसका इंपॉर्टेंस देखिए कितना बड़ा है। तो ये डिडक्शन 23-24 में नहीं मिलेगा,
24-25 में मिलेगा। अब ये जो चौथा एग्जाम्पल है, इसमें किसी को शंका है तो वो अभी का भी रेस करे, और अगर आपको समझ में आया है तो चैट बॉक्स में यस लिखे, नहीं समझ में आया है तो मुझे बताइए आप, क्योंकि समझना जरूरी है। आगे हम और भी पॉइंट्स के इशू रेस करेंगे। पवन जी, हाँ जी बोलिए। इसके अंदर अगर उसने डिलीवरी ऑफ गुड्स हाँ 31 मार्च को लिया है तो? हाँ देखिए, जैसे हमने ऊपर क्या लिखा है हेडिंग में, डेट ऑफ सप्लाई, हाँ, इनवॉइस नहीं है हमारा, वो माल मुझे अगर कब मिला उस दिन से मेरा 45 दिन स्टार्ट होगा। तो उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है? इनवॉइस पे तो ये तो देखो, डिलीवरी का आपको कुछ तो कुछ प्रूफ रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ईवे बिल आपको मिला होगा, ठीक है ना, आपने एलआर का पेमेंट किया होगा। जैसे अभी अपन ने वो ई कॉम के डिसीजन में चेक किया था कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट का, कि एक्नोलेजमेंट ऑफ गुड्स इश्यूड, आपको एक्नोलेज करना होगा, उससे साइन करके लेना होगा, भाई तेरा माल ही मेरे को 31 को मिला है। देखो, ये सब चीजें ना आपको कोर्ट में एविडेंस देने के लिए बाद में काम आने वाली है। तो एविडेंस अगर आपके पास नहीं है, सब तोंडी तोंडी बोल के रखा है, तो बहुत मुश्किल है। देखिए, इंडियन लॉ में लॉ उसी को हेल्प करता है जो जागता रहता है, जो सोता रहता है उसको लॉ कभी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो चौथे एग्जाम्पल में डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। 2 दिन ही उसने 31 मार्च को करता तो अलाउ होता, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 1 तारीख को किया तो भी अलाउ नहीं होगा, 24-25 में अलाउ होगा। अब इसमें एक क्यूरीज है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च को ही मैंने चेक लिख दिया और पार्टी को 31 मार्च को ही पकड़ा दिया, है ना, और मैंने अकाउंटिंग में एंट्री मार दी 31 मार्च को भी, सर मैंने मेरा पेमेंट दे दिया है, अब वो चेक कब भरे, उसने चेक 2 तारीख को भरा। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट में तो आपका आएगा 2 तारीख, बुक्स में एंट्री 31 को। तो अब ये लीगल इंटरप्रिटेशन मैटर हो गया, जहां पे एक बहुत पुराना केस लॉ भी है, और इवन बहुत सारे केस लॉ हैं कि द डेट व्हेन यू डिलीवर्ड द चेक टू द सप्लायर इज द डेट व्हेन यू हैव मेड द पेमेंट। लेकिन उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने सप्लायर को चेक दे दिया था 31 के पहले, उसने 2 तारीख को भरा, 10 तारीख को भरा, मेरे को नहीं पता। लेकिन ऐसी प्लानिंग करिए मत, ये मेरा कहना है। जो एक्चुअल में हो रहा है उसको करने की आप कोशिश कीजिए, ऐसा ही मेरा कहना है। चलिए, तो दूसरा है, और इसमें और एक इशू आ सकता है, आपने चेक दिया 28 मार्च को, चेक बाउंस हो गया, फिर 5 तारीख को फिर से चेक दिया, अब क्या होगा? तो जो चेक बाउंस हो गया दैट इज नॉट पेमेंट एट ऑल। तो 5 तारीख को अगर आप जो पेमेंट दोगे वो 24-25 में, अगर 45 दिन के बाद में है इस एग्जाम्पल में, तो 24-25 में आपको छूट मिलेगी। तो ये ध्यान रखिए कि आपके पेमेंट चेक दिया नहीं, पास भी होना चाहिए 31, वो चेक पास भी होना चाहिए, बाउंस होके कुछ काम का नहीं चलेगा आपका। ठीक है, अब 5वां एग्जाम्पल लेते हैं कि 18 फरवरी को मैंने माल खरीदी किया था, ठीक है, और 2 अप्रैल को पेमेंट किया। तो अभी इस केस में मैंने 43 डेज के, मतलब 45 डेज के अंदर मैंने पेमेंट कर दिया। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया ही था कि मैंने ये पेमेंट 45 दिन के अंदर कर दिया है। मैं फर्स्ट वाले में बैठ गया हूं ना, ये देखो, ये मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, वेदर आई मेड द पेमेंट 45 डेज, मैं फर्स्ट में बैठ गया हूं, पेमेंट मैंने 45 दिन में कर दिया है, तो मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कौन से साल में पेमेंट किया है। अगर मेरा पेमेंट 45 डेज के अंदर है, 15 दिन के अंदर है, जो भी है, मेरा एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं है डेज के लिए, तो 45 डेज एप्लीकेबल हो गया मेरा, कि भाई 45 डेज लिखा है मेरा एग्रीमेंट के ऊपर, तो हो गया यहाँ पे, है ना। नाउ अब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर इनवॉइस के ऊपर एग्रीमेंट लिखा ही नहीं कि कब पेमेंट करना है, और हमारे पास कोई रिटन एग्रीमेंट भी नहीं है कि कब पेमेंट करना है सप्लाई का, 17 मार्च को अगर मैंने माल खरीदी किया और माल आ गया मेरे को, उसका पेमेंट मैंने 2 अप्रैल को किया, चूंकि मेरा एग्रीमेंट नहीं है, इनवॉइस के ऊपर मेंशन नहीं है, तो मुझे वो पेमेंट 15 दिन के अंदर करना था। आपको ये स्क्रीन याद है ना, यहाँ पे ये देखो, ये स्क्रीन है, यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, देख कुछ लिखा नहीं इनवॉइस के ऊपर, तो 15 डेज में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब इस केस में 16 दिन में पेमेंट हुआ है, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा और उसको 24-25 में ये खर्चा अलाउड होगा। तो
अब से जो आप माल खरीदी कर रहे हो, आपको ये देखना है कि इनवॉइस पे ड्यू डेट लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो लिखा के लीजिए उससे आप, सर नया इनवॉइस भेजिए मेरे को, आप इस इनवॉइस पे ड्यू डेट नहीं लिखा आपने कि कितने दिन में आपको पेमेंट करना है, तो वो आपके लिए अच्छा हो। ठीक है ना। हम आगे इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हमें पता चले कि किस तरह से हमको ये इम्प्लीमेंट होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि अब जो हमारा क्लाइंट है वो एक मैन्युफैक्चरर क्लाइंट है। कौन क्लाइंट है? मैन्युफैक्चरर, मतलब वो यार्न लेता है से कपड़ा बनाता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम कि यार्न लेता है और कपड़ा बेचता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक शंका है कि सर जो यार्न लेके बाहर जॉब वर्क से कपड़ा बना के लेते हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरर है? यस, एज पर सेंट्रल एक्साइज एक्ट आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने खरीदी किया यार्न, आप बेच रहे हो मैनेज कपड़ा, तो आपने उसका अल्टर कर दिया, प्रोडक्ट पूरा नया हो गया है, तो आप मैन्युफैक्चरर ही हो, आप कोई ट्रेडर नहीं हो, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ओनली। ठीक है, चलो ये एक शंका मैंने यहीं पे क्लियर कर दी है कि जो यार्न लेता है कपड़ा बनाता है, चाहे वो खुद के फैक्ट्री में बनाओ या बाहर से लेके करो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो मैन्युफैक्चरर है, ये क्लियर हो गया। नाउ अब सबसे पहले उसने खरीदी किया, एक सपोज यार्न उसने परचेस किया एक मिल से, ऐसा समझो, या उसने कहीं से खरीदी किया जो खुद एक मैन्युफैक्चरर है कपड़ा बनाने वाला। मैंने कपड़ा परचेस किया जो खुद कपड़ा बनाता है, मतलब वो मैन्युफैक्चरर है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे है और वो एमएसएमई एक्ट में है और वो इनवॉइस पे लिख रहा है और मुझे पता है कि वो माइक्रो या स्मॉल है, ठीक है ना, तो इस इनवॉइस के ऊपर आपको जो भी हमने भी चर्चा की है वो सब नियम लागू हैं आपके लिए। ठीक है ना, सब नियम लागू है। तो तीसरा कंडीशन, मैंने किसी से सर्विसेज ली है, से फॉर एग्जाम्पल आपने हमसे सर्विसेज ली है या सपोज किसी और से आपने सर्विसेज ली है और जिससे सर्विस ली है वो माइक्रो या स्मॉल है ना, तो उस केस में भी आपको ये एप्लीकेबल हो गया। आपको सर्विस भी जिसका आपने लिया है, चाहे वो झाड़ू मारने वाले का हो या किसी का भी हो, उसका पर भी आपको ये एप्लीकेबल हो गया है। अब मुद्दा वो है कि वो रजिस्टर्ड है क्या नहीं है, वो हम पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा मुद्दा जो बहुत सारे व्हाट्सएप पे घूम रहा है उसके बारे में भी आपको मैं चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है ना, जो हमारा क्लाइंट है मैन्युफैक्चरर, अब वो खरीदी कहां से कर रहा है? एक ट्रेडर से खरीदी कर रहा है। और वो ट्रेडर कौन है? वो प्योर ट्रेडर है। मैं वर्ड फिर से यूज करता हूं, PURE, प्योर ट्रेडर है। एक ट्रेडर और प्योर ट्रेडर में क्या फर्क है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर आपने वो माल प्योर ट्रेडर से परचेस किया है तो उस ट्रांजैक्शन के लिए ऊपर दिए गए सब आपको देखने की भी गरज नहीं, जैसे पहले करते थे वैसे आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन देखिए बड़ा मुद्दा है कि वो प्योर ट्रेडर है या आपको कैसे पता चलेगा। उदाहरण देता हूं, सपोज करके एक एसएससी है मिस्टर एक्स ट्रेडिंग करता है एक प्रोडक्ट का, ठीक है, आप वो स्वागत है, कमीशन का काम भी करता है, वो ये रिमाइंडर है कमीशन में काम करता है, आपको रेंट भी उसको इनकम मिलती है। ठीक है ना, रेंट भी इनकम मिलती है, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से हो, गोडाउन से हो, लैंड से हो। उसकी एक फैक्ट्री भी है जहां पे उसने 10 रूम लगा के रखे हैं और वहां पे वो जॉब वर्क कर रहा है, तो वो प्योर ट्रेडर नहीं है। प्योर ट्रेडर होने के लिए आपके प्रॉफिट लॉस में सिर्फ और सिर्फ वही सेल होना चाहिए जो आपने ट्रेडिंग करके परचेस किया। अगर आपके पास 1000 रुपए का 100 रुपए का भी कमीशन इनकम आपके पीएनएल में दिख गया तो आप प्योर ट्रेडर नहीं हो। अब बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है, जब कोर्ट में केसेस जाएंगे तब यही देखा जाएगा कि क्या सामने वाला प्योर ट्रेडर है या नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम है ये,
मेरे हिसाब से भले ही प्रावधान डाल दिया कि भाई आप ट्रेडर से परचेस करते हो तो आपको एप्लीकेबल नहीं है, पर क्या वो ट्रेडर ही है या वो कुछ सर्विसेज भी दे रहा है? क्योंकि ऑलमोस्ट हर आदमी के पास कुछ तो कुछ सर्विसेज है ही है। इंटरेस्ट छोड़ भी दूं मैं तो किसी के पास घर है, किसी के पास कुछ भाड़ा दे रहे हैं, कुछ कमीशन कमा रहे हैं, तो वो प्योर ट्रेडर कहां से हो गए? तो ये प्रॉब्लम है, ये आप समझ के चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मेरा क्लाइंट ट्रेडर है तो उसके लिए सेम रूल है। वो ट्रेडर है, अगर वो मैन्युफैक्चरर से परचेस कर रहा है तो उसको देखना है कि वो 50 करोड़ के नीचे है क्या, माइक्रो या स्मॉल है क्या नहीं है। सर्विसेज के लिए उसको एप्लीकेबल है 50 करोड़ के नीचे है तो। और अगर वो सामने वाला उसका सप्लायर ट्रेडर है, प्योर ट्रेडर, तो एप्लीकेबल नहीं है, नहीं तो उसको एप्लीकेबल फिर से हो जाएगा। नाउ प्योर ट्रेडर के बारे में थोड़ी मैंने चर्चा आपसे कर ही ली है कि क्या किए मैंने, कि उसके पास कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए, उसकी उसी पैन नंबर में कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई रेंट इनकम नहीं होना चाहिए, कुछ कमीशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी अदर तरह का सर्विसेज नहीं होना चाहिए, सर्विसेज नहीं होना चाहिए। अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो फिर वो प्योर ट्रेडर नहीं है, वो मिक्स हो गया। ठीक है। और एमएसएमई में 45, 46 और 47 ये कोड है जहाँ पे लिखा रहता है कि ये ट्रेडर है, लेकिन लिखने के बावजूद भी आपको देखना होगा कि वो प्योर ट्रेडर है क्या नहीं है। देखो इस बेस के ऊपर अगर आपने ये डिसीजन लिया कि मैं उसको कभी भी पेमेंट कर दूं चलेगा, तो ये रिस्क आपका है, ये आप ध्यान देके चलिए। ठीक है ना। तो प्योर ट्रेडर है क्या नहीं है, अब मैं मेरा बिजनेस करूं क्या ये चेक करता रहूं कि वो प्योर ट्रेडर है क्या नहीं। तो यहाँ ये देखिए कि हमको कितना तरह का काम करना है, ये भी आप ही सोचिए। चलो अभी हम एक एक मुद्दे पर आते हैं। जो स्टार्टिंग में कुछ मुद्दों में मिथुन जी ने भी पॉइंट रेस किया था, केपी सर जी ने भी पॉइंट रेस किए थे, और काफी सारे क्लाइंट के पॉइंट होंगे और उन्होंने रेज नहीं किया। सबसे पहला मुद्दा है कि मैंने जिससे माल खरीदी किया वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो माइक्रो और स्मॉल है, ये फैक्ट है। ठीक है। पर मैंने जब खरीदी किया मुझे कैसे पता चलेगा कि वो माइक्रो और स्मॉल है करके? मुझे नहीं पता चलेगा ना। हाँ, अगर वो मुझे डिक्लेरेशन दे देगा कि सर मैं माइक्रो और स्मॉल हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, भले वो रजिस्टर्ड नहीं। तो एमएसएमई के प्रावधान से जब जीएसटी का 43 चेक करते हैं तो कंजर्वेटिव अप्रोच ये है कि भले वो रजिस्टर्ड रहो या नहीं रहो तो भी एमएसएमई के प्रावधान एप्लीकेबल है, क्योंकि एमएसएमई में एक वर्ड लिखा हुआ है विलफुली, मतलब उसकी इच्छा है तो वो रजिस्टर्ड करें। ठीक है ना, इच्छा है तो रजिस्टर्ड करें, जरूरी नहीं है रजिस्टर करना उसको। तो एक बार का वो लिख दिया कि मैं माइक्रो एंटरप्राइज हूं बिल के ऊपर, मैं स्मॉल एंटरप्राइज हूं और डिक्लेरेशन में दे दिया, तो मेरे हिसाब से ये लिटिगेटिव पॉइंट रहेगा कि उसको एमएसएमई में नहीं पकड़ना या नहीं पकड़ना इस सेक्शन के लिए। तो एग्रेसिव अप्रोच ये रहेगा कि मैं उसको नहीं पकड़ूंगा और उसको मैं पेमेंट मेरे हिसाब से दूंगा। लेकिन कंजर्वेटिव अप्रोच क्या रहेगा कि नहीं, मैं उसको भी ये सोचूंगा कि वो 43 पीएस में बैठ रहा है और मैं उसको पेमेंट टाइम पे देके मैं कोई भी तरह का रिस्क नहीं लूंगा। इसका किसी भी तरह का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो सब अपने अपने हिसाब से इस प्रावधान को पढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से इसको पढ़ा जा सकता है, मैं रिपीट करता हूं, दोनों तरह से इसको पढ़े जा सकते हैं, दोनों तरह के इसके कंक्लूजन निकले जा सकते हैं। क्यों कहता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि एमएसएमई एक्ट ये एक बेनिफिशियल लॉ है, तो बेनिफिट देना पड़ता है। ठीक है ना, ये टैक्सेशन लॉ नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हो इसके ऊपर, कंजर्वेटिव लेना चाहते हो या एग्रेसिव करना चाहते हो। हम तो यही कहेंगे कि कंजर्वेटिव लिया हुआ अच्छा है और आप उनको पेमेंट भी टाइम पे दे दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने कोई माल खरीदी किया, कोई सेवा आपने किसी से ली और उस सेवा में या माल में त्रुटि आपको आइडेंटिफाई होगी। अब त्रुटि हुई है तो आप पेमेंट क्यों दोगे उसको? ये तो जग जाहिर है कि पेमेंट देते कौन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आपको माल मिलने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर आपको लिखित रूप में उसके पास ऑब्जेक्शन रेज करना है कि सर आपका ये माल या आपकी सेवा सही नहीं थी, मुझे इस माल में ऑब्जेक्शन है।
एक बार आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो आप पेमेंट उसको कभी भी दे सकते हो। उसके बाद में एमएसएमई में कोई प्रावधान नहीं है कि कब पेमेंट देना है, लेकिन ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रावधान है। तो आपको ऑब्जेक्शन रेज करना होगा इस तरह के किसी भी तरह के केसेस में, ठीक है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज कि किसी को अपन ने ब्रोकरेज दलाली देते हैं, ठीक है ना, जब हम ब्रोकरेज पे करते हैं किसी को कमीशन पे, जो नीचे मुद्दा दिया हुआ है, अब कमीशन पे हम क्या करते हैं, मार्च में ही सबका जमाखर्च कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरे मार्च का जमाखर्च का बिल का पेमेंट हमको मार्च में ही आ जाता है, ठीक है। तो देखिए हम ये कहते हैं कि सर जब पेमेंट आएगा तब मेरा वो पूरा कमीशन का रोल पूरा खत्म होगा, लेकिन एक बार आपने अगर बुक्स में जमा खर्च कर दिया है कि भाई मेरे को उसका कमीशन देना है, आइडेंटिफाई कर दिया है, तो ये प्रावधान उसके लिए एप्लीकेबल हो गया कि उसको आपको पेमेंट इनवॉइस आने के 45 दिन या 15 दिन में आपको पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि जब मेरे को माल मिला है, पेमेंट मिला है तब मैं करूंगा। अगर ऐसा है कि जब पेमेंट मिला है तभी मेरी लायबिलिटी एक्टिव हुई है, तो जो मार्च में आपने एक्टिव की है वो अलाउ नहीं होगी, आपने गलत एंट्री मारी है मार्च में। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं हम कि 1 लाख की दलाली हुई है किसी एक आदमी की, और 90,000 की दलाली फरवरी तक की है जिसका पेमेंट भी आ गया, और मार्च का 10,000 की दलाली है जो मेरे को पेमेंट अभी तक मिला ही नहीं। तो अगर आप ये कहोगे कि सर मैं वो पेमेंट मिलने के बाद उसको मैं पेमेंट दूंगा, तो सरकार बोलेगी कि सर 90,000 में अलाउ करूंगा, 10,000 तो आप खुद ही बोल रहे हो अलाउ नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि पेमेंट मिलेगा, अगर ये आपका कहना है तो इसका मतलब आपको सर्विस ही पूरी मिली नहीं, तो खर्चा ही अलाउड नहीं होगा। तो ये कहना बनता नहीं इस केस के अंदर में, तो आपको पेमेंट टाइम पे देना होगा इवन टू अ कमीशन होल्डर। क्यों? क्योंकि कमीशन होल्डर सामने वाला व्यापारी है और वो इंटरप्राइज है, मतलब वो व्यापार कर रहा है कमीशन के अंदर। इसी तरीके से अगर हम ये पकड़े हैं कि जो इंटरेस्ट पे मैं कर रहा हूं, मैं जो भारी भरकम इंटरेस्ट में अनसेक्योर्ड लोन को कर रहा हूं, बैंक को नहीं, अनसेक्योर्ड लोन को जो कर रहा हूं, अगर वो सामने वाला अनसेक्योर्ड लोन, अगर वो व्यापारी नहीं है पैसों के लेन देन में, रिपीट करता हूं मैं फिर से, अगर वो पैसों के बारे में व्यापारी नहीं है, तो जो मैंने उसको इंटरेस्ट पे किया है वो उसका बिजनेस नहीं है। आप समझ में आ गया आपको? वो उसका व्यापार नहीं है पैसों को लेना देना करना। तो चूंकि व्यापार नहीं है इसलिए इंटरेस्ट पेड को अलाउ होगा, लेकिन ये भी कहना है कि हो सके तो इसको मार्च में करके 45 दिन में आप इसको भी पेमेंट कर दो तो अच्छा रहे। पेमेंट करके फिर से आप लोन ले लीजिए। व्हाई टू टेक अ रिस्क इन सच अ कंडीशन? क्योंकि ये सिर्फ हम इस प्रोविजन को पढ़ रहे हैं कि वो इंटरप्राइज नहीं है, ठीक है ना। ये केसेस कब काम आएंगे? जब केस लिटिगेशन में जाएगा तब हम ये यहाँ पे सोचेंगे, लेकिन एक जब हम कंसल्टेंसी देते हैं तब हमेशा हम यही कहेंगे कि आप कंजर्वेटिव अप्रोच रखिए और इसको भी आप पेमेंट टाइम पे कीजिए। ओके, तो ये डीम मैन्युफैक्चर के पॉइंट भी हो गए। सैलरी जो है, सैलरी ये ना तो गुड्स है और ना ही एक सर्विसेज है एक्चुअली, तो सैलरी पे ये नियम लागू नहीं है। आप सैलरी का पेमेंट आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप जो आपकी बुक्स में ऑडिट फीस का और एएमसी चार्जेस का, जो बाकी की चीजों का आप प्रोविजंस करते हो, ठीक है ना, उसके लिए ये प्रावधान कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। मैंने क्या कहा था कि ये लिमिट कब लागू होगी? जब आपको सेवा मिली है या गुड्स मिले हैं। इस केस में आपको हमारी ऑडिट की सेवा ही नहीं मिली है तो आपको पेमेंट का टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होगा वहां पे 23-24 में, लेकिन पेमेंट का पीरियड कब रहेगा? सेवा मिलने के बाद में जो भी अपना एग्रीमेंट रहता है टाइम ऑफ लिमिट पेमेंट का, उसके हिसाब से वहां पे रहे। तो ये सब इश्यूज अपने यहाँ पे एमएसएमई में है। तो अब एमएसएमई के पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं पॉज करके आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एमएसएमई के मेरे पॉइंट सब क्लियर हो गए हैं। अब आप अपने सब मुद्दे रेज कीजिए। हो सकता है कि मैंने कोई मुद्दा कवर नहीं किया हो या कवर किया हो आपको समझ में नहीं आया हो, तो ये मैं इस फोरम ओपन करता हूँ क्वेश्चंस के लिए। आप प्लीज क्वेश्चन रेज कीजिए। यस पवन जी, हाँ जी, जो आपने ऑब्जेक्शन रेज वाला पॉइंट नंबर 2 है, हाँ हाँ मान लीजिए अगर मुझे कोई माल आया है हाँ हाँ और उसमें कोई डैमेज है, हाँ। तो ये पेपर वर्क कैसे इसका क्रिएट करना है कि भाई ऑब्जेक्शन है उसके अंदर? देखिए
कोर्ट में एविडेंस किसको कहते हैं? एविडेंस एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं, और डॉक्यूमेंट की परिभाषा बहुत बड़ी है। इन दैट एविडेंस ऑल्सो, अगर आप एक अपने सप्लायर को ईमेल भी लिखते हो कि सर ये माल मुझे मिला है, ये माल में ये डिफेक्ट है, तो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्शन है, एंड ये ऑब्जेक्शन में एमएसएमई एक्ट में भी रेज कर रहा हूं, वहां ये भी लिख दीजिए कि ये मेरा ऑब्जेक्शन एमएसएमई में भी पकड़ी आप 43 के लिए। इतना आपने लिख लिया और उसको मेल चला गया, मेल पहुंच गया, बड़ी बात है। मेल पे उसने रिप्लाई कर दिया, और भी बड़ी बात है, क्योंकि आपको एक्नॉलेज हो गया कि मेल पे उसको पहुंच गया है। तो सबसे बड़ी बात है, आप जो कंप्लेंट ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो, फिर से उसका रिप्लाई मंगाओ, सर आई रिसीव्ड योर ईमेल, इतना भी लिखा हो, बहुत बड़ी बात है। तो ओनली ईमेल भेजने से काम नहीं चलने वाला है, आपको उसका एक्नॉलेज होना चाहिए। अगर लोकल है तो ईमेल से भी बेहतर है कि आप लिखित रूप में लेके उसका साइन लेके रखो, ईमेल भी कर दो और लिखित में भी आप अपने पास रखो, क्योंकि अक्सर होता है कि साइजिंग में पूरा का पूरा सेट खराब हो जाता है, क्योंकि फिर पता चलता है कि यान खराब था। तो आप ऑब्जेक्शन रेज करिए, ये ऐसा मेरा कहना है, जिससे आपको यहाँ पे हेल्प होगा, क्योंकि बिजनेस है, हो सकता है माल खराब आया, हो सकता है सेवा खराब हो गई होगी। करेक्ट मिथुन जी? हाँ। यस, और बोलिए सर, आपके पॉइंट क्लियर है केपी सर? हाँ पवन जी। हाँ सर जी, मत बोलिए बताइए। हाँ, और बोलिए, और किसी के कोई क्यूरी है तो हम चर्चा करते हैं। ये आपने जो ट्रेडर का बताया, प्योर ट्रेडर, हाँ हाँ तो ये अगर प्योर ट्रेडर है तो क्यों इंक्लूड नहीं है? सेक्शन 15 में नहीं आता है क्या ये? सर, जो प्योर ट्रेडर है ना, एमएसएमई में ये लिखा है कि जो कोड नंबर 45, 46, 47 है, वो चूंकि उद्योग आधार में आते नहीं है, लेकिन उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बैंक के थ्रू करने के लिए उनको ये अलाउ किया गया है। अगर आप बैंक से लोन लेंगे और आप एक ट्रेडर हो, तो आप उद्योग आधार नंबर निकाल के बैंक को अगर आप वो दोगे, तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर में पकड़े जाओगे, उतने के लिए ही उसको बेनिफिट है बस। ये लिखा है एमएसएमई एक्ट के अंदर, हाँ, लेकिन इनकम टैक्स में तो एक्सेप्शन बताया नहीं उन्होंने। उन्होंने तो ये इनकम बताया कि इफ इट रजिस्टर्ड नहीं, अंडर एमएसएमई एक्ट देन इट इज कवर्ड। नहीं, एक्ट में कवर है, लेकिन एमएसएमई एक्ट खुद ही कहता है कि वो उसमें कवर नहीं है, वो सिर्फ उतने के लिए उसको एमएसएमई हम दे रहे हैं बस। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में कहीं लिखा नहीं ना। एक्ट में नहीं लिखा सर, ये सब प्रोविजंस की रीडिंग की इंटरप्रिटेशन है कि उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो प्योर ट्रेडर है तो उसको एप्लीकेबल नहीं होने वाला। अच्छा, जैसे मेरे केस के अंदर हाँ सर। मेरा ब्रदर जैसे चाय का काम करता है, चाय पत्ती का, हाँ वो डिफरेंट क्वालिटी की चाय मंगाता है, हाँ उनको ब्लेंड करके एक नई क्वालिटी बनाता है, उसकी ठीक है। पैकिंग करता है और उसको बेचता है। हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा कि ट्रेडिंग में रहेगा उसका? सर, ये तो बहुत लिटिगेटिव पॉइंट रहेगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एज पर सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो 100 साल लग गए समझने के लिए कि क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो अगर उसके अंडर में अगर मैन्युफैक्चर आप माने जाओगे तो आप मैन्युफैक्चर माने जाओगे, और अगर उस एक्ट में आप ट्रेडर माने जाओगे तो आप ट्रेडर होगे। और उसमें भी ये देखा जाएगा कि आपकी और अदर इनकम क्या है, आपकी अदर इनकम क्या है। और अदर इनकम मान लीजिए मेरी पीएनएल में नहीं है, लेकिन बाकी जैसे इनकम, जैसे रेंट इनकम है, मेरा ये कहना है, अगर आपकी रेंट इनकम है तो आप प्योर ट्रेडर कैसे हो गए? रेंट इनकम है, लेकिन वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट। सर अगर भले हाउस प्रॉपर्टी है, जीएसटी के शेड्यूल में आप देखोगे तो अगर 12/2017 आप देखोगे तो उसमें रेंट इनकम को नील करके दिया गया है वहां पे रेट, लेकिन उसको पकड़ा तो गया है सर्विसेज। लेकिन वो जीएसटी इनकम टैक्स में भी ऐड हो जाएगा क्या? मतलब इस एक्ट में भी हो जाएगा आपको क्या? यही देखने के लिए कि वो प्योर ट्रेडर है कि नहीं है, क्योंकि देखिए हम इस बेस पे उसको ये सोच रहे हैं कि वो उसमें बैठेगा ही नहीं, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो क्योंकि अगर वैसा देखा जाए जीएसटी में तो इंटरेस्ट इनकम भी टर्नओवर में आ जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन यहाँ बड़ा मुद्दा क्या है, यहाँ हमारे मीटिंग में यही डिस्कस हुआ था और हमने यही पॉइंट रेस किया था कि भले वो जीएसटी में वहां पे वो लिख रहा है कि वो नील रेट है उसका, लेकिन सामने वाला देने वाला का व्यापारी नहीं हो। अगर इंटरेस्ट जो दे रहा है, सपोज आपने हमको पैसा दिया, हमने आपको ब्याज दिया, आपका ब्याज का आप एनबीएफसी में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो हाँ, वो लागू हो जाएगा। लेकिन आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको ब्याज दिया, आपका ब्याज देने का कोई बिजनेस है ही नहीं। मेरा ब्याज का बिजनेस नहीं है, लेकिन मान लीजिए मेरा कोई दूसरा बिजनेस है जिसमें मैं एमएससी में रजिस्टर्ड हूँ, हाँ और ये ब्याज मेरा पर्सनल इनकम है जो मैं अलग से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाता हूँ। हाँ हाँ
उस केस में क्या होगा? उस केस में भी ये नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ब्याज को नहीं पकड़ा जा सकता है। लेकिन दूसरी जो इनकम्स हैं, जैसे अगर आपने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल, उसमें फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि सर मेरे को देना, मेरे को बिजनेस नहीं है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। सपोज आपके पीएनएल में 1000 रुपए का कमीशन इनकम है, उसमें भी कोई दो राह है नहीं। तो इस चीज में कंजर्वेटिव और एग्रेसिव, ये आपको सभी क्लाइंट को डिसाइड करना है कि मुझे किस में बैठना है, और क्या मुझे कंसल्टेंसी में कंजर्वेटिव अप्रोच करना है या एग्रेसिव करना है। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव करोगे, हो लगेगा कि जाके आगे जाके लिटिगेशन में आप बैठेंगे, और उसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अगेन मेरा जो पहला क्वेश्चन था हाँ सर। कि सामने वाले ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया ना कि वो रजिस्टर्ड है, हाँ उसने बिल पे नहीं लिखा कहीं पे भी, या हाँ, हमको ईमेल किया, यस यस, तो इस हमारी लायबिलिटी कितनी बनती है? बनती है सर। देखिए, हमने इसमें दो बातें हैं। एक तो जो कंपनी है, कंपनी के लिए तो शायद कारों में प्रोविजन ही आया हुआ है मेरे हिसाब से, तो उसके थ्रू आपको देखना पड़ता है। और अब तो यहाँ 43 बीएच में भी आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपको एविडेंस क्रिएट करना है। जितने भी 31 मार्च को बैलेंस शीट में जो खड़े हैं, जितने भी क्रेडिटर्स, उन सबको एक ईमेल भेजना है कि भाई हम हमारे बुक्स क्लोज कर रहे हैं, कृपया आप हमें ये बताइए कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो क्या, और नहीं हो जो भी हो, माइक्रो या स्मॉल हो क्या हो, आप हमको ये चीजें आपके बारे में जानकारी दीजिए ताकि हमारे रिकॉर्ड में अपडेट रहे। और ये कहूंगा कि मैं नॉट ओनली ऑन 31 मार्च, जैसे ही हम किसी से व्यापार करें, अगर वो बिल पे नहीं लिखता है तो उसको इमीडिएटली मेल भेजना चाहिए, और वो अपने पास डॉक्यूमेंट में रखना चाहिए। अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो मैंने मेरा काम कर लिया है सर, मैंने उसको पूछा था, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहा मेरे पास, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि वो माइक्रो में है स्मॉल। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। कुछ बिजनेसमैन क्या है, रजिस्टर्ड है, हाँ, लेकिन वो जानते हैं कि हमने अगर रजिस्टर्ड बताया तो सामने वाला हमसे काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। इसके लिए वो बिल पे लिखते नहीं है और पूछने पे मना भी कर देते हैं। बड़ा मुद्दा है, किचनगंज में भी यही मुद्दे हैं कि मैं बिल पे लिखूं क्या नहीं लिखूं, लिखूंगा तो सामने वाला रेसिपिएंट नाराज हो जाएगा। अब ये डिसीजन एक बिजनेसमैन का है, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप लिखिए, उसको सामने वाले को बताइए सर प्रावधान आपको भी लागू है, मेरे को भी लागू है, आप प्लीज मेरे को पेमेंट टाइम पे कर दीजिए। सपोज सामने वाले ने फिर भी लिख के दे दिया कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, हम्म। उसमें उसकी किसी भी एक्ट में कोई लायबिलिटी बनती है क्या? अब ये मुद्दा अगर हम हो जाते हैं कि वो रजिस्टर्ड है और वो ये लिख के देता है कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा लिटिगेशन पॉइंट बनेगा अगर डिपार्टमेंट ने इसको अनर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास में पैन नंबर डालते ही सामने पता चल जाता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप अगर नहीं उद्योग वाले में जाएंगे, सबसे पहले पैन नंबर पूछता है। नहीं नहीं, उसमें बायर को तकलीफ है। हाँ, मैं बायर की बात कर रहा हूँ ना। लिख के सपोज सेलर लिख के सेलर ने दिया है, लिख के सेलर भले का। सेलर ने दिया, लिख के भले सेलर ने दिया है, नहीं, लेकिन सेलर को कोई भी एक्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? सेलर को तो नहीं, सेलर को तो नहीं दिखता कोई प्रॉब्लम आएगी करके, लेकिन बायर के ऊपर लायबिलिटी का प्रॉब्लम है। फोर्जरी या चीटिंग? सीपीसी में तो आएगा, जो आएगा पॉइंट अलग ही आएगा। क्योंकि जब बायर अपने स्कूटनी में पॉइंट ट्रेस करेगा कि सर मेरे को तो ये मिला था, तो जैसे आपने कहा कि भाई इंडियन सीपीसी में कोड है कि अगर आप कोई पेपर देते हो और वो आप जानते हो कि वो पेपर गलत है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। सीपीसी में? तो हाँ, सीपीसी में तो आपको इवन दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनीथिंग। सपोज हम स्क्रूटनी में जाते हैं कहीं भी ऑफिस के सामने, और हमको क्लाइंट को पता है कि वो गलत है और वो हमको दे रहा है वहां देने के लिए, तो वो क्लाइंट को भी एप्लीकेबल है। राइट, वो सही बात। आपको जानकारी होते हुए अगर आप गलत जानकारी दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं तो कहूंगा कभी इस तरह का इंडल्ज नहीं करना चाहिए। हाँ अच्छा जी, हाँ सर। डिस्प्यूट रेज करते हैं। हाँ अभी जैसे बहुत सारे क्लाइंट बोल रहे हैं कि अब जो फरवरी मार्च में जो भी बिल आएंगे सब में डिस्प्यूट रेज कर देंगे हाँ हाँ। कि ये क्वालिटी बराबर नहीं है। डिस्प्यूट रेज में क्वालिटी भी है और रेट भी है, क्वालिटी बराबर तो रेट बराबर नहीं है। अब ये सब देखिए, अभी सब जन अपने अपने हिसाब से क्या बोलते हैं कि मार्ग निकाल रहे हैं, पर शायद यहाँ डिस्कस करने का वो नहीं है प्रॉपर फोरम, क्योंकि ये शायद यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे ताकि जो क्लाइंट बाकी के हैं वो कर सके। लेकिन ये प्रॉब्लम लिटिगेटिव है, आप जो कह रहे हो कोर्ट में प्रूव भी कराना होगा, ये बहुत बड़ी पॉइंट है।
वैसे हर चीज को ये समझ के चलो कि आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो ये आप जो कह रहे हो स्टैंड होगा क्या, ये अच्छा, आप समझ के चलिए बस हर चीज को। ये जो 15 दिन है हाँ वो डेट ऑफ डिलीवरी प्लस 15 डेज है ना? हाँ, डेट ऑफ डिलीवरी के बाद में विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीव ऑफ सप्लाई, यानी 1 तारीख को डिलीवरी हुई तो 16 तारीख तक पेमेंट करना है, करना है। अब राइट? यहाँ पे छोटे मोटे चीजों के बारे में और भी डीप में डिस्कशन अपने को करना होगा, सोचना होगा कि डेट कब आएगी, जैसे आपने सोचा है। ठीक, थैंक यू। पवन जी, हाँ जी, इचलकरंजी में ब्रोकर्स तो 99% कोई इनवॉइस मैकेनिज्म है नहीं, करेक्ट है। जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम्म। उनको मैं 15 डेज मान के चलूं फिर? सर बेटर यही है कि आप क्या कीजिए उनसे, या तो आप जैसे अपना जो सॉफ्टवेयर में इनवॉइस निकलता है उसको ही इनवॉइस टाइप में कन्वर्ट करके उन पे वहां पे डेट भी लिखा लीजिए, साइन भी करा लीजिए, तो ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए आपके पास, या कहीं लिखा होना चाहिए। फिर से यही बात है, ए डॉक्यूमेंट विथ एविडेंस नीड टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट। ओके। हाँ, तो किसी न किसी तरह को हमें हमारा देखिए, हमें हमारा जो सपोर्ट या कवच है जो हमको ही करना पड़ेगा, कोई बाहर का कोई नहीं करने वाला है। तो ये जो एविडेंस हम अभी तैयार कर रहे हैं यही हमको बाद में जाके बचाने वाला है। अभी 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, हाँ, पॉसिबिलिटी है इन शॉर्ट कि हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट आए, ऐसा कुछ? 100% इसमें क्लैरिफिकेशन भी आएगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि सब जन अपनी अपनी राय दे रहे हैं ना। अभी देखिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैं जैसे भी केपी काबरा जी ने पॉइंट रेस किया कि ये पॉइंट प्योर टेटर को एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ लिखा है ना, ये तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, करेक्ट है। अब सपोज आपने 10 करोड़ का माल खरीदी कर दिया प्योर टेटर से, ऑफिस में क्या बोलेगा, सर वो तो माइक्रो है, मुझे इतना पता है, और वो रजिस्टर्ड है। अब वो तुम्हारा हाइपोथेटिकल लड़ो, सर उनको एप्लीकेबल नहीं है, उनको समझाओ। आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हमको समझाना इतना आसान नहीं रहने वाला। जब आप और हम पिछले 3 महीने से समझ रहे हैं इस सेक्शन को, तो एक झटके में किस तरह से ऑफिसर अपनी बात समझ जाएगा। करेक्ट। तो ये सब पॉइंट प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं। इन शॉर्ट अपने को यही देखना है कि कोई भी कोई अपना खड़ा रहे नहीं, मैं तो यही कहूंगा बस, ताकि बिल्कुल भी आपको व्यापार करना है, टेंशन नहीं रखना है, तो इस तरह से व्यापार आपको करना होगा। व्यापार का तरीका बदलने वाला है, 100% बदलने वाला है, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। 2-3 साल तकलीफ आएगी सबको, बाद में जिस तरह का व्यापार होगा हम खुद बोलेंगे कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा टर्नओवर क्यों, सपोज किसी का 4 टाइम घूम रहा है, वो 10 टाइम घूमना शुरू हो जाएगा। 10 टाइम घूमेगा तो ज्यादा कमाई करेगा, वो ज्यादा कमाई करेगा तो प्रोडक्शन अच्छा करेगा, गुड्स अच्छी क्वालिटी का लेगा, आपसे याम भी अच्छी क्वालिटी का लेगा, आपसे डिमांड भी अच्छा करेगा वो। तो करेक्ट। हमको तो पॉजिटिव लेंगे तो ही चलेंगे, अगर हम नेगेटिव लेके बैठेंगे कि मैं धंधा कैसे करूँ क्या करूँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। यस, बाकी की किसी को कोई शंका नहीं है, मतलब बाकी सबको समझ में आ गया, मैं समझू क्या सचिन सर, सचिन जी, सुदर्शन, सुदर्शन जी है? बोला सर. शंका से जर बोला नाही ना, तो तुम्ही विचारणार। सर आता हा नुसतं ऐकून गेलोय कारण की बँकेत आहे अजून. अच्छा ठीक आहे, ठीक आहे सर, नंतर आणि आहेच की कुठं जायचं आहे काय? हाँ ठीक है ना। नहीं प्रेमवंत जी, आपको कोई क्वेश्चन? सर हाँ, इसमें माइक्रो और स्मॉल और मीडियम में कौन सा आता है, क्या क्या मशीनरी का वो लिमिट है, वो थोड़ा बताइए, नहीं इसमें बताएंगे. नहीं यहाँ पे अपन ने ये बताया था, ये रहा है अपना लिमिट कि टर्नओवर 50 करोड़ है। ये जो पीपीटी है ना वो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ करके, आप इसमें हमेशा आप देखते रह सकते हैं, ठीक है ना। 50 करोड़ का अगर टर्नओवर के पार जाता है तो वो बाहर चला जाता है, 50 करोड़ के नीचे है तो हमारे लिए तो खतरे की घंटी है, समझ के चलिए आप बस। तो इसका लिमिट अगर 10 करोड़ के नीचे मशीनरी है उसके पास, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम 5 मिनट में क्या करते हैं, एक जीएसटी पे छोटा सा एक पेज का अपडेट कर लेते हैं और ये मीटिंग क्लोज करते हैं। आपका बहुमूल्य समय में ज्यादा लेना नहीं चाहता, ठीक है। ध्यान रखिए कि जनवरी एंड होने वाला है, फरवरी मार्च 2 महीने बाकी हैं। ईयर एंड का कंप्लायंस हम आप सभी को मेल करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जीएसटी का ईयर एंड कंप्लायंस का ईमेल आप पढ़िए और उसके हिसाब से आप जो भी चेक करना है वो कंप्लाई पूरा आप करिए। जीएसटी इज नॉट एन इजी, बहुत ही मतलब नोटिस का इश्यू बहुत बड़ा है। अब आपका 1 में और 3B में कोई फर्क है तो 1B का नोटिस आएगा, अपने क्लाइंट को किसी को आया नहीं है क्योंकि हम भरते ही ध्यान रखते हैं प्रॉपरली। अगर आपका 2B से ज्यादा क्रेडिट है तो डीआरसी 1C का आपको नोटिस आएगा, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक अपने को नहीं है। अब
ई इनवॉइस लागू हो गया है 1 अगस्त 2023 से, जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ गया 17-18 से लेके 22-23 तक, किसी भी एक साल में 17-18 से लेके 22-23 तक समझो 17-18 में मेरा टर्नओवर गया 7 करोड़, उसके बाद में मेरा कभी टर्नओवर गया ही नहीं, 2-3 करोड़ ही है, तो भी मेरे को 1 अगस्त 23 से ये नियम मेरे को एप्लीकेबल हो गया है, मुझे ई इनवॉइस करना होगा। अब यहाँ तो हम क्या आराम से बैठे हैं कि भाई मेरा टर्नओवर तो 3-4 करोड़ है या 50-60 करोड़ है, तो सेल में मैं ध्यान दे रहा हूँ सर, लेकिन परचेस में जो आप कर रहे हो, क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी पार्टी ने इनवॉइस किया कि नहीं? तो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है इस पीपीटी में, व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ रेगुलरली, आप अपना सप्लायर को चेक कीजिए कि उसको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है क्या, एप्लीकेबल है और नॉर्मल इनवॉइस दे रहा है तो सर उसको बोलो सर आपको पेमेंट तभी मिलेगा जब आप मुझे ई इनवॉइस दोगे, मुझे ई इनवॉइस चाहिए, बिना ई इनवॉइस के मैं पेमेंट आपको नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बिना ई इनवॉइस के आपको क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब ये जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी पूरी तरह से सही काम नहीं करती है, उसमें भी प्रॉब्लम है, तो पवन जी, हाँ पवन जी, वीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछना है कि जितने भी लगभग यान व्यापारी है यहाँ पे, हाँ ऑलमोस्ट 50 CR के ऊपर का टर्नओवर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सभी के पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, बिलों पे लिख रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन मुझे मालूम है कि वो 50 के ऊपर है, तो मैं ऐसा समझू कि उसको पेमेंट लेट दूं तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। सर देखो इसमें अभी प्रॉब्लमेटिक है, जैसे आपने क्वेश्चन भी पहले स्टार्टिंग में ये रेज किया था, हाँ एमएसएमई एक्ट क्या कहता है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ प्योर, फिर से मैं मेरा ओपिनियन ही दे रहा हूँ आपको, हाँ। एमएसएमई कहता है कि आप जब टर्नओवर क्रॉस करोगे हम्म उसके 2 साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, हम्म पहला पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 है कि भले ही मैंने क्रॉस कर लिया 2 साल तक, तो मुझे वो 43 BH को उसको अप्लाई करना पड़ेगा सामने वाले को। यू मीन तो टू से यू मीन टू से 2022-23 में हाँ अगर मैंने न्यू फर्म बनाई, एज्यूम हाँ करते हैं, हाँ मैंने एमएसएमई सर्टिफिकेट निकाला क्योंकि मेरा टर्नओवर तो नील था, आई एम अ स्मॉल, हाँ मुझे नहीं मालूम था कि मेरा टर्नओवर क्या होगा। हाँ 22-23 में मेरा टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस कर गया, हम्म अभी चल रहा है 23-24, हम्म तो आपके हिसाब से सामने वाला जो मुझे पेमेंट कर रहा है, तो मैं इस 43 BH के अंदर आता हूँ, मतलब मैं ये आते बेनिफिट हो, ले रहा क्योंकि इसमें एमएसएमई में लिखा है कि 2 इयर्स तक आपको वो लगाना पड़ेगा। हूँ। ओके, मतलब हाँ 2 इयर्स कौन से, 22-23 छोड़ के अगले 2 साल, 22-23 को छोड़ने के बाद, मतलब 23-24 एंड 24-25। हाँ इसको और अपन ईयर भी कंफर्म कर लेंगे, मोस्ट 2 ईयर ही वहां लिखा हुआ है एमएसएमई एक्ट में, लेकिन देखो कितना क्रिटिकल है, कितना प्रॉब्लमेटिक है ये सेक्शन, हम्म। क्योंकि मुझे दूसरे सेक्शन में जाके चेक करना पड़ता नहीं तो अगर कोई, तो कुल मिला के अगर कोई मुझे पूछे है। कि भैया तेरा टर्नओवर है, अगर मैंने बोला हाँ मेरा टर्नओवर भले 50 के ऊपर है लेकिन मुझे 1 साल ही हुआ है, इसलिए एक तुझे साल मुझे पेमेंट जल्दी देना होगा। हाँ, Am तो I फिर right? आप अपने सीए को पूछ लीजिए कि एमएसएमई का बेनिफिट कितने ज्यादा चलता है। हाँ, करेक्ट, यही मतलब हुआ ना, मतलब करेक्ट, अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरा लिमिट, मेरा टर्नओवर है ऊपर, नो हाँ डाउट, हाँ लेकिन उसको 1 साल ही हुआ है, ओके, 1 साल ही हुआ मेरे को, इसीलिए तुझे मुझे पेमेंट टाइम पे देना ही होगा। हाँ टाइम पे देना ही होगा, करेक्ट। करेक्ट है। उसके ओके, बाद में भी अगर नहीं देते हैं तो उसकी इच्छा, अपने को अपना पॉइंट रेस करना है। दैट्स ओनली ना, तो वही हाँ अगर मुझे कोई लेटर मांगता है मेरा, या तो मुझे एमएसएमई सर्टिफिकेट मांगता है उसको मैं मेल कर दूं, करेक्ट है, या फिर इस तरह का कोई लेटर ड्राफ्ट करूं कि मैं रिसेंटली इसके ऊपर हुआ है, तो अगले 2 साल तक तो मैं इसके लिए एलिजिबल, ऐसा कुछ लिखना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो अपने को एक प्रॉपर तरीके से लेटर ड्राफ्ट ही करना चाहिए कि भाई 22-23 में मेरा नंबर निकला हुआ है और 22-23 हाँ तक बाद में क्रॉस हुआ है, और एज पर एमएसएमई ये 2 ईयर तक मुझे बेनिफिट इसका मिल सकता है, ये मेरा कहना है, बाकी आपकी जैसे इच्छा से करो। हाँ, दैट्स ऑल, वही मेरा कहना है। अभी इसमें और भी 2 पॉइंट है कि भाई आपको जरूरी है, जीएसटी नंबर लोगों के कैंसिल हो रहे हैं, क्यों कैंसिल हो रहे हैं कि लोग अपना एड्रेस अपडेट नहीं कर रहे हैं, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस, लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जीएसटी में प्लेस ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है, तो प्लीज आप अपडेट रखिए। और ये रूल 86B को जो हम आपको मेल डालते हैं कि आपको 1% पेमेंट करना है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए कि 1% के भी अभी नोटिस अभी आ रहे हैं, तब जिस साल में सब स्टार्ट हुआ जब हम आपसे पेमेंट करा रहे थे, तब जिसने जिसने हमारी बात सुनी उनको नोटिस नहीं आए हैं, जो नहीं सुने हैं उनको भी नोटिस आ रहे हैं, तो जो भी हम कहते हैं बेटर है कि आप सुन ले तो ठीक है, क्योंकि
रूल्स में लिखा है, प्रोविजंस में लिखा है, आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यही है जीएसटी में कहना, और हो गया। तो इसका मैं पीपीटी आपको दे दूंगा। आप सभी से हमने पूरे 60 मिनट और प्लस स्टार्टिंग के 10 मिनट 70 मिनट हमने आपसे सबसे ले लिए हैं। आप सबको मैं किस तरह से धन्यवाद कहूँ कि आपको हम ये दे पाए इंफॉर्मेशन कि कितना इंपॉर्टेंट है सब चीजें का। तो आपको और कोई क्यूरी है तो हम 5 मिनट्स में सुन लेते हैं और क्लोज करते हैं मीटिंग को। किसी की और कोई क्यूरी है? पवन जी, वीवी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इचलकरंजी में ट्रेंड है कि वेयरहाउस से माल उठाना, हाँ हाँ तो हमको अभी जैसे इनवॉइस तो बन गया 1 जनवरी को, मैंने हाँ। इनवॉइस इशू किया और अगले ने 1 अप्रैल को डिलीवरी उठाई, हाँ हाँ उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? सर, तो वो 1 अप्रैल से उसका नियम लागू होगा ना सर? 1 अप्रैल से नियम लागू हो गया, उसके पास एविडेंस के तौर पे क्या मतलब वो रखे कि भाई मेरे को सर्विस आज मिली? जैसे आपसे जो इनवॉइस लिया है या जो आपसे उन्होंने गेट पास लिया है, वहां पे वो गेट पास पे साइन करके लेगा ना, सामने से मैंने पिकअप किया आपका माल। ओके। हाँ। और लेकिन उसमें बड़ी बात है, अगर वो पिकअप ही एयरटेल में करता है, पहली बात तो वो आईटीसी क्रेडिट ले नहीं सकता। दूसरी बात, वो परचेज का एक्सपेंडिचर भी क्लेम नहीं कर सकता। सुदर्शन भाई साहब, सचिन हाँ सर। ध्यान में आया क्या बोला सर ने? इम्पोर्टेंट। सर मैं इधर बैंक में सिग्नेचर ले रहा था, मेरे को अभी समझ में चलिए, नहीं। तो ठीक है, हम मीटिंग क्लोज करते हैं। और भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप हमसे पर्सनल, तो हम हमेशा आपके लिए ठीक है। उपलब्ध यही है, कोई दिक्कत ओके। नहीं। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन, केपी सर, मिथुन जी, सचिन जी, सुदर्शन जी, रामानुज भैया जी, श्रीराम भाई साहब जी, हेमंत, राजीव जी, सभी को बहुत बहुत प्रेम अंतर जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ज्वाइन करे हो और बहुमूल्य समय आपका हमको दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। ठीक। जय श्री राम।